इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं बताया कि what has happened, why we are going to study power quality, what are the various aspects that one should consider, na? From which side mitigation device can be placed economically, okay? All these things. And what are the various devices that cause poor power quality problem, right? Where instruments can be installed, either transmission side, distribution side, or end user customer side, on which side your mitigation device should be placed so that economical cost can be minimized. So power quality can be defined in different ways. From utility point of view, power quality definition is different. As I told you in last lecture, so it's actually revision phase. Anybody can ask you, and anybody can write different definitions for power quality. From utility point of view, as we all have seen in last lecture, if utility is providing you 99% power to your home, then utility will say that my power quality is good. From utility point of view, only supply of power is considered to be the good quality of power, right? But from customer point of view, from manufacturer point of view, कैसे कहा था उन्होंने कहा था कि फ्रॉम मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू, मैन्युफैक्चरर कहता है कि मेरा फैन, एसी, वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर, जूसर, मिक्सर जो भी है, अगर वो चल गया सप्लाई से तो कहता है कि जी हमारा है ना, हमारे डिवाइस के लिए गुड पावर क्वालिटी, यही तो है। तो मैन्युफैक्चरर जो डिफाइन करता है पावर क्वालिटी कि हमारा डिवाइस चल जाना चाहिए, दैट्स ऑल, मींस कि क्वालिटी ऑफ पावर इज गुड। और यूटिलिटी कहता है कि हमने सप्लाई पहुंचा दी घरों में, बस पावर क्वालिटी अच्छी है, मैंने गुड पावर क्वालिटी। तो यूटिलिटी डिफाइंस पावर क्वालिटी फ्रॉम इट्स ओन पॉइंट ऑफ व्यू ना। इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर डिफाइंस पावर क्वालिटी फ्रॉम इट्स ओन कन्वीनियंस, वो कहता है कि हमारा डिवाइस चल गया मतलब जो पावर आ रही है उसकी क्वालिटी अच्छी। बट कस्टमर डिफाइंस पावर क्वालिटी फ्रॉम सम अदर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन तीनों में से किस डिफिनेशंस को फाइनल माना गया है या किसको ज्यादा वेटेज दिया गया, दैट डिफिनेशन यू ऑल शुड रिमेंबर एंड यू ऑल शुड आंसर एनीवेयर। ठीक है, तो विच डिफिनेशन यू शुड कंसीडर फ्रॉम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू? नो, हम लोग को क्या पता यूटिलिटी क्या है या कौन है, कितनी दूर है, क्या है उसको, ठीक है ना। हमें जैसा पावर क्वालिटी अफेक्ट करेगा उसी के हिसाब से तो हम डिफिनेशन को एक्सेप्ट करेंगे, या जिसको भी बताओगे वो भी तो अपने घर में पावर यूज कर रहा होगा, तो ये ही और सी विल बी कन्विंस्ड। तो हमें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पावर आ रही है उसको डिफाइन करना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें आंसर बताना चाहिए किसी को। तो फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू क्या डिफिनेशन थी पावर क्वालिटी की? तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं एनी पावर प्रॉब्लम मैनिफेस्टेड इन वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी डेविएशन दैट रिजल्ट्स इन फेल्योर और मल ऑपरेशन ऑफ कस्टमर इक्विपमेंट्स। तो कस्टमर के इक्विपमेंट को जो अफेक्ट करे, कस्टमर के इक्विपमेंट को, ठीक है, तो कस्टमर के इफेक्ट को करते हुए उसको डिफिनेशंस को दिया। क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है ना, देखो कई बार मैंने पूछा आप लोगों ने डिफिनेशन अलग अलग लिखी, तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा डिफिनेशन ज्यादा बेस्ट सूटेड है। अदरवाइज तो आप कुछ भी डिफिनेशन लिख दोगे। या स्ट्रेस किस पे देना चाहिए? इधर ही कहीं था ना, ये डिफिनेशन जो लिखा हुआ है इस बुक में, इसको हर जगह क्यों प्रेफर किया जाता है या हर जगह क्यों लिखा हुआ मिलता है? आपने जो हमारे आंसर शीट में असाइनमेंट में जो आंसर लिखा हुआ ये वाला नहीं था ना। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ व्हाई दिस definition should be given preference over other definitions, because
दिस डिफिनीशन इज गिवन फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर के इक्विपमेंट से रिलेटेड डिफिनीशन है, सो दैट्स व्हाई इट्स बेस्ट सूटेड। क्योंकि हम हो, आप हो, किसी कंपनी का कोई मालिक हो, मैनेजर हो, सब कस्टमर है ना, दे ऑल आर यूजिंग डिवाइसेस इन देयर होम्स, इफ देयर डिवाइसेस आर getting failed regularly, then whatever power supply is coming to their homes is not of good power quality. Na? It is not of good power quality. So customer based power quality definition you should keep in your mind. You should answer anywhere where it is required. So that's why इस definition को मैं बार बार कह रहा हूँ कि नहीं तो any power problem means maybe voltage related, maybe current related, maybe harmonics related, whatever. Any power problem manifested in voltage, current or frequency. Voltage में वो हो, current में हो या frequency deviation, that results in failure or misoperation of customer equipment is known as power quality. ये इतना ऊपर सुनाने के बाद कहानी तब इस कंक्लूजन पे पहुंचा है राइटर कि ये हमें पावर क्वालिटी याद रखनी चाहिए। कितना चीज बताया उसने, पहले उसके यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ठीक है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया, देन उसके बाद कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया। तीनों में देखा कि कौन सा बेस्ट सूटेड होगा। यूटिलिटी तो कह देगा कि मैंने पावर आपके घर पहुंचा दिया, घटिया हो क्या, उससे क्या मतलब, पावर तो हमने पहुंचाया, तो दैट इज, वो कहेगा हमारा जो है गुड पावर क्वालिटी। वो पावर क्वालिटी को ये मानेगा कि हमने सप्लाई कर दी। मैन्युफैक्चरर कहेगा हमारा पंखा रन कर गया स्विच ऑन करने पे, मीन्स हमारा जो सप्लाई आ रही है वो हमारे डिवाइस के लिए अच्छी है। वो तो कस्टमर जो सालों साल यूज कर रहा है वो बताएगा ना कि उसकी डिवाइस में 2 दिन 4 दिन 1 महीने यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी खराब हो रहा है कि नहीं खराब हो रहा है। तो आफ्टर ऑल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डिफिनेशंस हो दैट यू शुड कीप इन माइंड। तो रिवीजन का यही फायदा होता है, बार बार अगर आप किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करते हो तो जो पहली बार में तो आप मान लो डिफिनेशन मगअप कर लोगे, दूसरी बार भी मन नहीं लगेगा, तीसरे में आप सोचोगे अच्छा चलो पढ़ ही लेते हैं, देखते हैं क्या है, देन यू विल गेट टू नो कि हम चीजें अब जानने लगे। सो दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी बेसिकली, आप कह सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी काम को अगर देखते हैं तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, पहली बार में उसका मन नहीं लगता है, पहली बार में वो, बहुत कम लोग होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं बट कम लोग। दूसरी बार में थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ती है, तीसरी बार में सोचता है अच्छा देखते हैं, तब उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, वहीं से उसका दिमाग काम करना शुरू करेगा और रिसर्च या जो भी कुछ इनोवेटिव आइडिया है आना शुरू होगा। सो पावर क्वालिटी इसीलिए बार बार जो डिफाइन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, अदरवाइज मैं कह देता जी 200-300 क्वेश्चन एमसीक्यू रट लेना, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल के हो, हर जगह काम पड़ना है, कहीं भी सर्विस करो, तो ये टर्म जो पावर क्वालिटी है, चाहे कोई भी बंदा इलेक्ट्रिकल का हो या ना हो, सभी को आज की डेट में मालूम होना चाहिए, अदरवाइज वो उसको कहा जाएगा कि वो इनकम्प्लीट इंजीनियर है। अगर पावर क्वालिटी का बारे में नहीं मालूम है तो वो इनकम्प्लीट है, कोई भी है। तो पावर क्वालिटी मीन्स कभी कभी वोल्टेज क्वालिटी, सैग स्वेल कर लेते हैं, जो आपको जानते हो वोल्टेज क्वालिटी है, इसको मैं बीच बीच में वो भी बोलते जाऊंगा क्या क्या पढ़ लिए हो। वोल्टेज क्वालिटी में क्या क्या पढ़े, सैग पढ़ लिए, ठीक है ना, सैग नहीं होना चाहिए ना, फिर आपने स्वेल पढ़ लिया, वोल्टेज राइज हो जाए, ये सब शार्ट ड्यूरेशन, फिर इंटरप्शन भी पढ़ लिया ना, इंटरप्शन भी पढ़ लिया। मैं माउस से लिखता हूँ इसलिए थोड़ा सा वो राइटिंग सही नहीं रहती। इंटरप्शन लिख लिया, पढ़ लिया ना, नॉचेज पढ़ ली, डीसी ऑफसेट पढ़ लिया, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी एग्जाम भी तो देने हैं ना। डीसी ऑफसेट पढ़ लिया, नॉचेज पढ़ ली, सबके वे फॉर्म्स के देख लिए किस टाइप के दिखते हैं ना, ये सब पढ़ लिए हैं। तो अभी जब हम इसमें यहाँ पे वोल्टेज क्वालिटी में नाम ले रहा हूँ तो सारे आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कैसे कैसे थे। फ्लिकर पढ़ लिया था, ठीक है, वोल्टेज अनबैलेंस पढ़ लिया, तीनों फेज में किसी में हो तो दैट इज ऑल सच टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेस कम्स अंडर वोल्टेज क्वालिटी। ये वोल्टेज की सारी चीजें हैं, जितनी चीजें मैंने ऊपर लिखी है, फ्लिकर, नॉचेज, डीसी ऑफसेट, इंटरप्शन, स्वेल, सैग ना, ये सारे के सारे वोल्टेज क्वालिटी है। अगर ये नहीं है तो वोल्टेज क्वालिटी अच्छी मानी जाएगी, अगर ये है तो खराब मानी जाएगी, ठीक है।
दूसरा होता है वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन। वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन में आते हैं हार्मोनिक्स, ठीक है, वोल्टेज क्वालिटी में। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल दिस थिंग्स। व्हाई आर वी कंसर्न्ड अबाउट पावर क्वालिटी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे और अच्छे से लिखा होगा तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा नॉलेज, अगर कुछ एक दो वर्ड बढ़ जाए तो बुराई नहीं। The ultimate reason that we are interested in power quality is economic value. Obviously, हर इंजीनियर का जो मकसद होता है इकोनॉमिकली कंसर्न्ड होता है। There are economic impacts on utilities, their customers and suppliers of load equipment. Utilities जो पावर सप्लाई कर रहा है, कस्टमर हम जैसे लोग यूज कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल कस्टमर्स, और जो मैन्युफैक्चरर हैं जो अपना सामान बेचते हैं, लोड इक्विपमेंट में सप्लायर्स लोग। The quality of power can have a direct economic impact on many industrial customers. There has recently been a great emphasis on revitalization industry with more automation. ऑटोमेशन है ना, अब गाजियाबाद की बात कर लो आप, कॉलेज गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद में आज की डेट में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है छोटी से छोटी जो ऑटोमेशन ना हो, सब ऑटोमेटेड है। कहीं पीएलसी जो है सीमेंस की लगी है तो कहीं एबीबी की लगी है, ज्यादातर में सीमेंस वाली पीएलसी लगी हुई है, ठीक है, जो ऑटोमेशन में मेन किरदार निभाता है ना पीएलसी, जो आपके यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। प्रोग्रामिंग तो कम से कम सीख ही लेना चाहिए था। एंड मोर मॉडर्न इक्विपमेंट, दिस यूजुअली मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल, ठीक। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल का मतलब जानते हो, थोड़ा सा भी वोल्टेज सैग हुआ बंद हो जाएगा, हार्मोनिक सैग ये ट्रिप करा देगा। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल, एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट, एनर्जी एफिशिएंट तभी होंगे जब उसमें नॉन लीनियर एलिमेंट्स लगाओगे। दैट इज ऑफन मच मोर सेंसिटिव टू डेविएशंस इन सप्लाई वोल्टेज। ये आने का मतलब उसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई, सेंसिटिविटी बढ़ गई तो 5% भी वोल्टेज डाउन हुआ तो बंद हो जाएंगे। देन वेयर इट्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रेसिडेंस, देन वेयर कह रहे हैं जो आजकल इलेक्ट्रॉनिकली हाईली एफिशिएंट डिवाइसेस आ रहे हैं, चाहे सीएफएल की बात कर लो, वो आजकल जो आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा वोल्टेज को लेके सेंसिटिव हैं। जो पहले आते थे 200 वाट 500 वाट के जो हैलोजन वो आते थे वो सेंसिटिव नहीं थे। आज वाली चीजें जो है सारी की सारी हाईली एफिशिएंट तो हैं, लेकिन वो सब वोल्टेज पावर की क्वालिटी को लेके दे आर मच मोर सेंसिटिव। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर वोल्टेज क्वालिटी, मींस 5% voltage down will lead to your complete stoppage of your industry. पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट नहीं लगाते थे, तो उससे क्या नुकसान होता था, उससे होता था कि पैसे की बर्बादी होती थी कस्टमर्स की, और ज्यादा पावर वो लेते थे, एनर्जी भी कम पड़ जाती थी। तो आजकल वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम आ गई है कि आप मेंटेन कैसे किया जाए। Thus, like the blinking clock in residences, industrial customers are now more acutely aware of minor disturbances in power systems. जैसे नहीं होंगे, जैसे थोड़ा सा होता है अरे बंद हो जाएगी, देखते हुए एमसीबी इतनी सेंसिटिव पंखा शॉर्ट सर्किट हल्का सा होता है बंद हो जाता है। There is big money associated with these disturbances. How big money is associated with these disturbances? Suppose in any industry where PLCs are used for automation purposes and your voltage is going to be down, that PLC will, what that PLC will do? It will send a signal to kindly switch off the whole industry. The whole plant will be shut down for 1 hour, 2 hour, maybe for 1 day. तो ह्यूज मनी, बिग मनी एसोसिएशन का मतलब ये है कि एक दिन बंद हो गया तो उस दिन की तो प्रोडक्शन गई ना। तो किसकी वजह से हुआ? आपकी पुअर पावर क्वालिटी की वजह से। पुअर पावर क्वालिटी क्यों इफेक्ट कर पाया? क्योंकि उसमें जो डिवाइसेस लगे हैं वो लेटेस्ट हैं, हाईली एनर्जी एफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल डिवाइसेस लगे हैं। दैट्स वाई हमारा जो वोल्टेज की क्वालिटी है उसको अफेक्ट कर पाया। यदि पुराने वाले इक्विपमेंट होते जहाँ पे ऑटोमेशन नहीं है, तो वही पुराने जमाने वाले चले आ रहे हैं, वहां पे वोल्टेज 50% भी डाउन हो जाएगा तब भी वो चू चू करते हुए चलता रहे। इट इज नॉट अनकॉमन फॉर ए सिंगल commonplace momentary utility breaker operation to result in $10,000 loss to an average size industrial concern by shutting down
a production line that requires 4 hours to restart. देखो यहाँ पे लिख भी दिया, मैं तो पढ़ा भी नहीं था। 4 घंटे तक अगर कोई छोटी इंडस्ट्री भी बंद हो जाती है ना, 4 घंटे कोई छोटी इंडस्ट्री, एवरेज साइज इंडस्ट्री भी बंद हो गई अगर, तो $10,000 का नुकसान हो गया। रिसर्च में पाया गया, अपने इन लोगों ने किया है जो भी। सो 4 घंटे भी एक एवरेज साइज इंडस्ट्रीज अगर बंद हो रही है तो देयर इज ए लॉस ऑफ $10,000। In the semiconductor manufacturing industry, the economic impact associated with equipment sensitivity to momentary voltage sags resulted in the development of a whole new standard for equipment right through. ठीक है, तो राइट थ्रू कैपेबिलिटी जो हम लोग उसमें पढ़े थे वो हर इक्विपमेंट में डाला जाता है। तब यहाँ पे उस राइट थ्रू कैपेबिलिटी पहले पुराने इंस्ट्रूमेंट्स में 30 to 40% डाल देते होंगे। अब नए वाले जो हैं उनसे सारे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल डिवाइसेस लगे ना, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस कहते हैं, उसमें थायरिस्टर लगा है, सब लगे हैं। तो अब उतना राइट थ्रू कैपेबिलिटी डालोगे उसमें तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि अभी ये जो सेंसिटिव एलिमेंट्स हैं इनके लिए बहुत थोड़ा सा ही वोल्टेज काफी है उनको शट डाउन। इसीलिए कह रहे हैं कि उनकी जो राइट थ्रू कैपेबिलिटी है उसको फिर से अब जो नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें चेंज करना पड़ा, बहुत थोड़ा सा देते हैं। द इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इज कंसर्न्ड अबाउट पावर क्वालिटी इश्यूज एज वेल। पहले ये नहीं होते थे, पहले तो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी कहती थी कि चलो हमने सप्लाई घरों तक पहुंचा दी, भले ही डाउन जा रहा है 50%, कोई बात नहीं, पहुंच गई ना गांव तक, बस हमारा हो गया काम। अब यूटिलिटी को भी इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो यूटिलिटी मार्केट से बाहर हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिसिटी है भी बिजनेस है ना, बहुत बड़ा बिजनेस होता है। एक एक दिन में ये लोग जो है हजारों हजारों करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। जिस दिन दिवाली होती है तो जितनी भी ये पावर प्लांट कंपनियां हैं, दिवाली वाले दिन अकेले एक दिन में ये सैकड़ों करोड़ रुपए कमाती है एक दिन में। तो अगर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये बहुत ज्यादा जो है इकोनॉमिक लॉस में अब आ सकती है, पहले भले ही ना आती। द इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इज कंसर्न्ड अबाउट पावर क्वालिटी इश्यूज एज वेल. Meeting customer expectations and maintaining customer confidence are strong motivators. कस्टमर तो तभी अट्रैक्ट होगा ना जब आपको उसका जो है बार बार जो है कोई भी एसी बंद ना हो, बार बार स्टेबलाइजर फूके ना, तो तब ना वो ठीक रहेगा। नहीं बार बार इतना ज्यादा जंप होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, तो चीजें जलेंगी या चीजें कम दिन में खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होगा तो कस्टमर कहेगा ठीक है चलो लेते हैं। विद टूडेज मूवमेंट टुवर्ड्स डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशन का मतलब बता चुका हूँ, एंड कंपटीशन बिटवीन यूटिलिटीज। आजकल कई ये जो बुक लिखी गई है ये इंडिया के रिस्पेक्ट में तो है नहीं, ये तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे लिखी गई है ना। तो ये जो हमारे इंडिया में भी यूटिलिटीज तो एक से ज्यादा है ही नहीं, तो कंपटीशन नहीं है ना। लेकिन जो बाहर है, जो यूनिवर्सल बुक है, ये बुक है तो यूनिवर्सल के लिए आज नहीं कल इंडिया में भी हो जाएगा 2-3 साल में, और भी ज्यादा आ जाएंगे मार्केट में प्लेयर, जैसे मोबाइल फोन में आया हुआ है। मोबाइल फोन में देखते हो एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है। जिसकी अच्छी सर्विस चलती है वो अभी बचा हुआ है, जो खराब था बीएसएनएल वो बंद हो गया। कौन लेता है बीएसएनएल का, देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को फुलफिल नहीं कर पाया। तो सेम थिंग विल हैपन देयर हियर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। In case of electricity also, the company which will provide good power quality supply to any customer, obviously that customer will be attracted towards that company. Otherwise, just like your BSNL company, it will be in huge loss. और गवर्नमेंट क्या करेगी, उस जो ये तो है तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, तो बेच देगी या तो किसी को दे देगी। भाई घाटे का सौदा क्यों रख के बोझ उठाएगा? या तो अपनी क्वालिटी मेंटेन करो, मेंटेन कर लेता है तो ठीक, अदरवाइज तो जितने भी हैं सब गड़बड़ हो जाएंगे। विद टुडेज मूवमेंट टुवर्ड्स डीरेगुलेशन एंड कंपटीशन बिटवीन यूटिलिटीज, तो ये इंडिया में तो अभी नहीं हुआ है पूरी तरह से, बाहर कई सारी यूटिलिटीज होती है, यानी कि एक कंपनी केवल बिजली पैदा नहीं करती है, ठीक है, और जो अच्छा होगा उससे लिया जाता है। दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। ठीक है, the loss of
ये जो इम्पोर्टेंट कस्टमर्स हैं, the loss of important customer to a competing power supplier can have very significant impact on financial on the utility. मान लो 1000 कस्टमर जो उससे आप लोग सप्लाई खरीदते हो, बिजली का बिल जमा करते हो, या जो कमर्शियल कस्टमर हैं, 1000 जो कस्टमर हट गए, कनेक्शन टाटा से हटा करके यहाँ ले लिया इससे, रिलायंस से, कितना नुकसान होगा। अब कहेंगे अरे इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। देखा आज के डेट में रिलायंस ने कितना किया, सारा ही सब कैप्चर कर लिया मोबाइल मार्केट। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में भी विदेशों में ऐसा ही होता है कि जो अच्छा देती है, इसीलिए वहां सब कंपटीशन के चक्कर में सब अपनी क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो हियर सेम थिंग विल हैपन। So besides the obvious financial impact on both utilities and industrial customers, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स की मेनली बात कर रहे हैं, जो बड़े कस्टमर हैं, जो करोड़ों रुपए में बिजली का वो करते हैं। There are numerous indirect and tangible costs associated with power quality problems. रेजिडेंशियल कस्टमर, वो इंडस्ट्रियल कस्टमर की बात हुई, ये रेजिडेंशियल कस्टमर से हम जैसे लोग, रेजिडेंशियल कस्टमर्स टिपिकली do not suffer direct financial loss or the inability to earn income as a result of most power quality problems, but they can be a potent force when they perceive that the utility is providing poor service. डायरेक्ट इसलिए नहीं होता कि हम तो गवर्नमेंट को बिजली का बिल देते हैं ना, गवर्नमेंट उनको देती है पैसा, और इंडस्ट्रियल जो होते हैं वो डायरेक्ट देते हैं। Home computer usage has increased considerably in the last few years. हाँ, आजकल तो बिना कंप्यूटर के तो कहीं काम ही नहीं हो रहा है, 2 साल से तो सब ऑनलाइन होता है। तो ये क्या कहेंगे अभी आगे की, ये and more transactions are being done over the internet. Users become more sensitive to interruptions when they are reliant on this technology. अब पता चला 10,000 रुपये ट्रांसफर कर रहे हो, लाइन चली गई, पता चला ट्रांसफर हुआ बीच में अटक गया, तो जब लाइन जाती है तो वो ना उधर जाता है ना उधर, फिर वो 2-3 दिन में तब सेटल डाउन। The sheer number of complaints require utilities to provide staffing to handle them. Also public interest groups frequently, ये मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और ये चीज जब दिमाग में बैठ जाती है तब हमें एक इंटरेस्ट आ जाएगा। अदरवाइज केवल डिफिनीशन पढ़ ली सैक का, सोयल का। पिछली बार भी हमने कहा पावर क्वालिटी के अपने डिफिनीशन एक कहीं से उठाया, रट लिया, कोई बोले एकदम एक सांस में बोल गए, तो उससे मजा नहीं आता है। आपको ये, यू मस्ट बी इन ए पोजिशन टू आंसर एनीबडी। सर ये पावर क्वालिटी है ना, ये यूटिलिटी अपने तरीके से ऐसे डिफाइन करती है, जो मैन्युफैक्चरर है ऐसे डिफाइन करता है, और जो कस्टमर है वो ऐसे डिफाइन करता है। क्योंकि सर ज्यादातर लोग कस्टमर हैं, हम जैसे लोग कस्टमर हैं, इसलिए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पावर क्वालिटी की डेफिनेशन होगी वो ज्यादा वैल्यूएबल है। सो दैट्स व्हाई सर फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू पावर क्वालिटी डेफिनेशन इज गिवन एज। तो जाके लगता है यस, जो भी इस बच्चे को आता है या वेरी मच कॉन्फिडेंट कि कैसे है। फिर उसके बाद आप बताओ कि पावर क्वालिटी खराब हुआ तो क्या होगा, क्यों है, पहले तो नहीं होता था। तब आपको बताना पड़ेगा सर पहले ना हाईली एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस आते भी नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड चीजें नहीं थी। आज के डेट में सारी जगह इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड चीजें हैं, ऑटोमेटेड चीजें हैं, हर जगह पीएलसीज का यूज करके इंडस्ट्रीज को ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर दिया। हाईली एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस लाइक सीएफएल्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड चीजें हैं, जैसे एसी हो गया, हमारा फ्रिज है, वॉशिंग, सब में तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। उसमें ज्यादा वोल्टेज थोड़ा सा भी अप हुआ तो उनके जो चिप्स हैं ना वो जल जाते हैं, बहुत कम वोल्टेज के वेरिएशन से भी दे विल गेट डैमेज्ड। सो टू सेव दोज, आज की डेट में कोई पूछे पहले तो इतना नहीं था, ऑब्वियसली पिछले 10-15 साल में ही पावर क्वालिटी में रिसर्च शुरू हुआ है, और इतने में इतना ऊपर चला गया ये कि आज की डेट में देखोगे तो thousands of research papers will be available on this topic. इससे पहले ये इस पे कोई ध्यान नहीं देता था, क्योंकि जो ये हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी ना, वो पुरानी मशीनें बनाती थी, उसमें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल डिवाइसेस का कोई यूज नहीं होता था, कहीं ऑटोमेशन इंडस्ट्री नहीं थी, कहीं हाईली एनर्जी एफिशिएंट। सीएफएल ही
इसका इन्वेंशन हुए कितने दिन हुआ? आप पास्ट में जाओगे तो ज्यादा दिन पहले, तभी तो मोदी गवर्नमेंट ने वो चलाया कि हर जगह अब CFL यूज होगा, तो CFL यूज होने लगा। पहले कितना महंगा मिलता था, अब सस्ता भी हो गया, देने लगे इन्होंने। तो क्यों किया? एनर्जी की बहुत स्कैरसिटी है, तो उससे तो बच गए हम। एनर्जी थोड़ी बची, उधर से बची तो इंडस्ट्री में लगी, लेकिन उनके लिए क्या चाहिए? पावर की अच्छी क्वालिटी चाहिए। So that is a challenge for the utility also, that how to maintain the good quality of power. So all these changes has happened, I think in last 10 years only. 10 साल से भी कम हुआ है जो ज्यादातर चीजें चेंज हुई। तो अब इसकी क्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया जाए। पहले तो वही मैनुअल चीजें होती थी, मैकेनिकल चीजें होती थी। तो मैकेनिकल चीजों में पावर क्वालिटी क्या, पावर आधा भी हो जाए वोल्टेज तब भी चलता रहता। ठीक है। सो लोड इक्विपमेंट सप्लायर्स जनरली फाइंड, जो सप्लायर हैं आपके, suppliers find themselves in a very competitive market with most customers buying on lowest cost. Thus, there is a general disincentive to add to withstand common disturbances unless the customer suppliers sup- to add features to the equipment to withstand common disturbances unless the customer specifies otherwise. यानी कि जहाँ ज्यादा प्रॉब्लम है अभी भी मैन्युफैक्चरर को बताया जाता है, जहाँ ज्यादा है कि भाई हमारे यहाँ बहुत आती है तो कुछ ऐसा बनाओ यहाँ पे इस एरिया में जो बेचना तो उसमें सहायक जाता। बट ऐसा इसका टेंशन लेते नहीं है, जब महंगा पड़ता है कोई पैसा देता नहीं है। सो मेनी मैन्युफैक्चरर्स आर आल्सो अनअवेयर ऑफ द टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस दैट कैन आकर ऑन पावर सिस्टम। ठीक है। तो जो हम जैसे अगर आप कल को मैन्युफैक्चरर बनते हो किसी चीज का, तो आपको तो पता नहीं है कि किस टाइप का डिस्टरबेंस उस एरिया में आता है। तो जब आप पता है तो कॉमन जो है डिवाइस जो हर जगह बेचते हो आप वहां भी बेचोगे। तो जब वहां जाएगा पता चला गोविंदपुरम में बहुत ज्यादा जो है सैग आता है, लेकिन जो डिवाइस तो कॉमन है, तो उस सैग को दूर करने के लिए आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना ही पड़ेगा। अब बाकी जगह जहाँ पे नहीं है वहां नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस समय कस्टमर के ऊपर बोझ बढ़ जाता है कि हर जगह का कस्टमर अलग अलग पावर क्वालिटी प्रॉब्लम फेस करता है। कहीं सैग ज्यादा है, कहीं स्वेल है, कहीं पे हार्मोनिक्स है। तो उस तरह की चीजें, उस तरह का डिवाइस ला करके कस्टमर अपने मेन इक्विपमेंट के साथ अटैच करता है ताकि उसका इक्विपमेंट सेफली चले और ज्यादा दिन तक चले। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर करेक्टिंग inadequacies in load equipment ultimately lies with the end user who must purchase and operate it. हाँ, तो वही तो करना ही पड़ता है, हर जगह अलग अलग है। तो specifications must include power performance criteria, since many end users are also unaware of the pitfalls. One useful service that utilities can provide is of information power quality requirements, वही सब चीज लिखा हुआ है। कुल मिला के जो इतना हमने टाइम वेस्ट किया आधे घंटे ये 40 मिनट, इसमें तो इससे एक हमारा क्लियर पिक्चर ड्रा होता है कि क्या है एक्चुअली, कैसे चले। कल को डिफिनीशन सबका रट लिया आपने, 5 यूनिट का सब कुछ कर लिया, सब कुछ जानते हो आप ये कहाँ होता है, लेकिन बेसिक चीज अगर कोई पूछ ले तो आप कम से कम 10-20 मिनट उसको इस टॉपिक के बारे में बोल पाओ। कोई कहे कि चलो एक सेमिनार दे दो पावर क्वालिटी, तो आप इसको अगर बेसिक्स जानते हो, केवल बेसिक्स में ही आप आधे घंटे आप सेमिनार में बोल दोगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल दोगे। जो सामने वाला जो भी है सेमिनार या प्रेजेंटेशन देख रहा है वो इतना इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि बाकी आपसे कुछ पूछने का ही नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एनीवेयर कहीं कोई आपको इनवाइट करता है कि आपको सेमिनार में बोलना है, तो आप बनाओ कदों कि मैं पावर क्वालिटी बोलूंगा, आप 1 घंटे तक बोलते रहोगे और इतना इंटरेस्टिंग चीज है तो पॉइंट वाइज पॉइंट सामने वाले को उसमें मजा भी आएगा। ये पावर क्वालिटी इवेल्युएशन प्रोसीजर ये सारा बता चुका हूँ मैं। क्या लिखा है इसमें? पावर क्वालिटी, ये तो चार्ट तो हमें पता ही है।
Power quality problems encompass a wide range of different phenomena as described in chapter 2. ठीक है, each of these phenomena may have a variety of different causes and different solutions that can be used to improve the power quality and equipment performance. However, it is useful to look at the general steps that are associated with investigating many of these problems, especially if the steps can involve interaction between the utility supply system and the customer facility. Okay. Below figure gives some general steps that are often required in a power quality investigation, along with the major considerations that must be addressed at each step. The general procedure must also consider whether the evaluation involves an existing power quality problem or one that could result from a new design or from proposed changes to the systems. Measurements will play an important role. यही चीज मैं बोल रहा था आपको, ये मेजरमेंट्स आज की डेट में पावर क्वालिटी में बिना मेजरमेंट के कुछ आप कर ही नहीं सकते. मेजरमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर ऑलमोस्ट एनी पावर क्वालिटी कंसर्न. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जहां से पावर आ रहा है यूटिलिटी में, जो उसका सिविलियन के लिए तो वहाँ अलाउ नहीं होता, लेकिन यूटिलिटी वाले क्या है, पावर क्वालिटी मीटर्स लगा के रखते हैं. वो 1 साल का रीडिंग लेते हैं, 1 महीने का रीडिंग, 6 महीने की रीडिंग्स लेते हैं. रीडिंग लेके उस रीडिंग्स की ना एनालिसिस करता है. जो उनका रिसर्च विंग होता है, R&D सेल, वो उसका रिसर्च करके उसको क्लासिफाई करता है. तो जो पूरी की पूरी सिग्नल का तो आप फीचर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसी को कहते हैं PhD. अगर वो डेटा मिल जाए और आपको टूल्स मिल जाए कि कैसे फीचर एक्सट्रैक्ट करके और क्लासिफाई कर दें, तो आपको PhD एक्सेलेंट अवार्ड हो जाएगी. और उसी को कहते हैं रिसर्च. अगर पावर क्वालिटी के फील्ड में अगर रिसर्च करना है तो ये जो है, जो रीडिंग्स हैं, ये जो कह रहे हैं ना मेजरमेंट्स पहला स्टेप होता है. किसी का हो सकता है आगे मन भी करे करने. मेजरमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे. अब वो मेजरमेंट अगर यूटिलिटीज कैंपस का मिल जाए तो उसको कहते हैं रियल टाइम डेटा. क्या हो गया? रियल टाइम डेटा. रियल टाइम डेटा अगर मिल गया तो उससे जो रिसर्च करोगे वो ओरिजिनल होगा, मतलब जो एक्चुअली हो रहा है वो दिखेगा. तो जो डेटा हम वहाँ रिकॉर्ड करते हैं वो कम से कम समुद्र है, समझ लो, ओशियन है, वो समुद्र है. समुद्र को अगर आप किसी भी क्लासिफायर को इनपुट दोगे तो क्लासिफायर बैठ जाएगा. एल्गोरिथम तो है, वो बैठ जाएगा, चलेगा ही. समुद्र नहीं देना. समुद्र में से आप फीचर एक्सट्रैक्ट कर लो. मान लो काम की चीज है, समुद्र में से सीप निकाल लो ना, सीप निकाल लो, और भी 1-2 जो सेल्स निकाल लो, मतलब 2-4 चीज जो आपके काम की है. तो उसी तरह से आपको जो काम की चीज है, जो किसी भी सिग्नल का जो फीचर, स्टैंडर्ड डेविएशन, 4-5 फीचर्स होते हैं, वो एक्सट्रैक्ट कर लो. एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी कई मेथड्स होते हैं. उन मेथड्स में से कौन सा आप लगाओगे. आपका अगर मेथड अच्छा एफिशिएंट दे रहा है, बाकी एग्जिस्टिंग मेथड से आप कंपेयर करके कह देते हो कि मेरा जो फीचर एक्सट्रैक्शन की जो टेक्निक है ना, वो औरों से जो ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं उनसे स्ट्रांग है. तो जो ही ये बना के पेपर के फॉर्म में भेजते हो तो आपको सबसे हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाला जो स्टैंडर्ड जनरल है उसमें छप जाता है. ठीक है, तो आप फीचर, वो टेक्निक हो गई. उसके बाद आप क्या करोगे, जो फीचर आपने एक्सट्रैक्ट किया है वो क्लासिफायर को देते हो. वो रिसर्च विंग ही करती है, क्लासिफायर को देती है, या PhD का स्टूडेंट जो IIT में अच्छी जगह से कर रहा है वो ऐसे करता है. तो मैंने भी इसमें फीचर एक्सट्रैक्ट करके क्लासिफाई करके वो सब बताया था कौन सा टाइप का प्रॉब्लम है, फिर मैंने उस प्रॉब्लम को दूर किया था. ठीक है, एक साथ 2 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम इनको दूर किया. तो आप उसके बाद क्लासिफाई करोगे. कि क्लासिफाई के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये सैग है, ये स्वेल है. ठीक है, इस सैग के साथ हार्मोनिक्स है. मैंने मल्टीपल वाला भी किया था. इस सैग के साथ हार्मोनिक्स भी है, स्वेल के साथ हार्मोनिक्स भी है. ठीक, प्रॉब्लम मालूम हो गई. तो जब प्रॉब्लम मालूम हो गई तो डिवाइसेस तो बने पड़े हैं. चाहे तो आप नया डिवाइस बना लो, या प्रॉब्लम मालूम हो गई तो वो डिवाइस तो भाई तभी ना लगाओगे. सजेस्ट किसी कस्टमर को आप कैसे करोगे जब आपको पता तो चले कि कौन सी प्रॉब्लम है. तो ये प्रॉब्लम पता होने के बाद हम सही सजेशन एडवाइस किसी को दे सकते हैं कि सर यहाँ पे ना ये वाला मिटिगेशन डिवाइस लगा देना, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है. तो आपका जो सही हो जाएगा, क्योंकि इस सप्लाई में जो जा रही है आपके घर में, इसमें ये वाली जो है प्रॉब्लम ज्यादा है. तो उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्डिंग
proper feature extraction, proper classification, all these things are required. Then after mitigation step will come at the end. तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये एग्जाम पास करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये अब एक्चुअल में जो पावर क्वालिटी है उसकी मीनिंग समझ में अब आएगी आपको जब रिवीजन होता है। पास होना तो बाएं हाथ का भी नहीं है, अब कानी उंगली का खेल है, पास होने के लिए क्या। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती हैं। इमेजिन करोगे तो इसमें जो रिकॉर्डिंग करते हैं ना जो डेटा की, उसमें सालों लगते हैं। तो इसीलिए पीएचडी में 1 साल तो डेटा रिकॉर्डिंग में ही निकल जाता है। नहीं मिलता तो लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस लेते हैं, उसको मेटलैब पे सिमुलेट करके डेटा जनरेट करते हैं। वो सिंथेटिक डेटा कहते हैं उसको। सिंथेटिक डेटा से जो रिजल्ट आता है उतना एक्यूरेट नहीं होता।